ग्रुप 16 के हाइड्राइड में थोड़ा सा लोचा है, बस थोड़ा सा लोचा क्या है कि H2O के केस में आप जनरली देखोगे कि टॉप से बॉटम जब जानते हैं तब आपके पास वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। देखो साइज तो सबसे छोटा है डेफिनेटली, तो ज्यादा ऑक्सो एसिड तो नहीं बना पाएगा वो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेट में जा नहीं सकता है। ये तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F2 सबसे टॉप पर है। क्यों? इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सेशन। और आज जिस चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक का बहुत ही आसान बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो आप सभी ने अटेम्प्ट किए भी होंगे प्रैक्टिस शीट के अंदर। वो 30 क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। काफी ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। एक बार मुझे बता देना, क्या अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी लगती है, कहीं भी कंफ्यूजन आता है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में रिजॉल्व कर सकूं। इवन में क्वेश्चंस में अगर कोई चर्चा होती है, कोई और मेथड चाहिए आपको, डिस्कशन में चाहिए कि नहीं ये चीज और इंक्लूड कर दीजिए, तो डेफिनेटली मुझको बताना, मैं उस पर काम कर लूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डेफिनेटली इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है? और लेक्चर अच्छे जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है, समझ में आ रहा है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सेशन अच्छे जा रहे हैं, ठीक है बालकों? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकली होंगे, तो ज्यादा समय नहीं खाएंगे आपका, बट क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। देखिए भैया कि जब पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज करता है बेटा, तो यूजली हम बोलते हैं कि उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या है, इंक्रीज करता है। पॉइजन्स रूल भी यही बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन की वो बढ़ जाएगी, डेफिनेटली कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे +3 में है और यहाँ पर +5 में है, तो +5 वाला ज्यादा कोवेलेंट होगा इन कंपैरिजन टू +3। The higher oxides of halogen also tend to be more stable than the lower ones. Higher oxides जो halogens के हैं वो tend to be more stable than the lower ones. हम जानते हैं जनरली कि जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इंक्रीज होती जाती है, तो एक ही केस है, जनरली आपके साथ ऑक्सीजन या फ्लोरीन जुड़ा होना चाहिए, यही उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज करेगी, ओनली स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं Cl2O की, O की, मैं बात करूं Cl2O3 की, Cl2O5 की, एज वेल एज Cl2O7 तक, डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, जो हायर ऑक्साइड्स हैं वो जनरली थोड़े स्टेबल भी होते हैं, लोअर वालों की डिस्प्रोपोर्शनेट करने की टेंडेंसी भी होती है। तो काफी सारे एविडेंस है इस केस में। और जनरली याद रख लेना, कोई भी कंपाउंड अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तभी जाता है जब वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, तो डेफिनेटली उनको स्टेबलाइज भी करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं बोल सकता हूं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? देख लो बालकों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? दी पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O5 इज लेस एसिडिक देन ट्राईवेलेंट ऑक्साइड ऑफ द सेम एलिमेंट। याद रख लेना कि जब पॉजिटिव चार्ज फिर से इंक्रीज करेगा बेटा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पीरियोडिक टेबल बोलती है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है ये भी इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब E2O5 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए E2O3 से। यहां दे रखा है उल्टा। ये स्टेटमेंट तो कतई सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है भैया। अगला क्या बोल रहा है? The acidic character of trivalent oxide of group 15 element decreases down the group। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो उस केस में मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है? बेसिक नेचर जो है
वो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। यहां पे बोल रहा है कि बेसिक बढ़ रहा है तो एसिडिक कम होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 डज नॉट। क्योंकि PCl5 में एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो जाता है, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो ये एक्साइट कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को। NCl5 में वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है बेटा, 2d तो होता एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस, नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। नाइट्रोजन डजंट हैव d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, इसका कोई मतलब नहीं है। साइज ऑफ फास्फोरस, कुल मिला के आंसर क्या आया है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, वरना ये भी एक्सपेंड कर लेता। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन द मेन कांस्टिट्यूएंट ऑफ एयर डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों ही हाईली स्टेबल है। पहली बात तो दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 3 है, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको तोड़ पाए, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगी जब ये टूटेगा बॉन्ड, और वो टेम्परेचर उतना इनफ नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, पहली बात तो, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी हाई, इनके बॉन्ड काफी स्टेबल भी हैं, इनके अंदर पाई बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो डेफिनेटली उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। N2 इज अनरिएक्टिव इन कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे क्यों अनरिएक्टिव है? क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है और रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑक्साइड्स स्टेबल है, सारे नहीं है स्टेबल, बट हाँ कुछ तो है स्टेबल। रिएक्शन बिटवीन देम कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अरे हो सकती है, बट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आई बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं अगर आता हूं PH3, ESH3, SbH3 एंड BiH3, सबसे लीस्ट इधर होगी बेटा BiH3 में। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन कितना इजीली जो हाइड्रोजन है उसको लिबरेट कर सकता है, यही है आंसर हो जाएगा BiH3 डेफिनेटली। सी ऑप्शन देख लो, आसान सा ही क्वेश्चन था ये तो। मैक्सिमम क्वेश्चन पी ब्लॉक के जो है ना, पीरियडिक टेबल अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा चैप्टर, तो भी हो जाएंगे आपके, कुछ नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, कौन किसी इजीली लिबरेट कर सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एसिडिक होने वाला है? देखो N2O को आप जानते हो, ये न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है, N2O और NO। BaO आप जानते हो तो बेसिक है, मेटल का ऑक्साइड है डेफिनेटली, ठीक है। B2O3 एंड SiO2 दोनों ही आपके एसिडिक है, ये तो हमको पता है। क्यों? B2O3 को पानी के अंदर डालो बोरिक एसिड बनता है, SiO2 को पानी के अंदर डालो सिलिसिक एसिड बनता है, दोनों ही एसिडिक है, ये बात तो ठीक है। B2O3 एसिडिक है, CaO बेसिक है, ये बेसिक हो गया आपका, ये एसिडिक है। CaO आपका बेसिक हो गया और SiO2 आपका एसिडिक हो गया। इसका मतलब केवल ऑप्शन बी है, इसके अंदर दोनों ऑक्साइड बेसिक रहने वाले हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। सेवेंथ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड इन H2E हाइड्राइड ग्रुप 16 एलिमेंट्स बिलो। देखो आपको पता है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, एज सिंपल एज दैट। एक तरफ है हमारे पास H2O, एक तरफ है हमारे पास H2S, एक तरफ है हमारे पास H2SE, एक तरफ है हमारे पास H2TE। डाउन द ग्रुप जाओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज ही करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें सबसे कम आनी चाहिए, डी में सबसे कम, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ये रहा ABCD। डन है? देख लो भाई। ठीक है, आइए आठवें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एलिमेंट E बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड 16 ग्रुप। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं
16th ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन फैमिली। क्या क्या आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो सेलेनियम की बात कर रहा है। E belongs to period 4th and group 16 of the periodic table, ठीक है। The valence shell electronic configuration of element which is just above E, सल्फर का पूछ रहा है भैया। सल्फर का तुम जानते हो कितना हो जाएगा? 3s2 3p4, बस 3s2 3p4, ये लो मिल गया भैया ए। यही पूछ रहा था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के हाइड्राइड में थोड़ा सा लोचा है, बस थोड़ा सा लोचा क्या है कि H2O के केस में आप जनरली देखोगे कि टॉप से बॉटम जब जानते हैं तब आपके पास वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट H2O एक्सेप्शनल है बेटा। H2O में क्या है? यहां पे स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग आ जाती है। यहां पर क्या आ जाती है? स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। तो टेक्निकली H2O, H2S, H2SE, H2T होना चाहिए था, बट H2O सबसे आगे आ जाता है। बताओ ऑप्शन नंबर ए, देख लो भाई, ठीक है। बस ये एक स्पेशल केस है, इसके केस में सेम नाइट्रोजन फैमिली में देखने को मिलेगा, सेम तुम्हें आगे फ्लोरीन वाली फैमिली में ये देखने को मिलेगा। इन ट्रेंड में आपको याद रखना पड़ेगा, ये ट्रेंड बहुत जरूरी है बेटा, और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल्टरनेट पूछे जाए, एक साथ पूछे जाए, पूछे जरूर जाते हैं ट्रेंड, इनको ध्यान रख लेना। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चाल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स आर, चाल्कोजन हम बोलते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टर्बियम और प्लूटोनियम तो नहीं है, इसको हटा दो। ऑक्सीजन, पोलोनियम एंड टाइटेनियम नहीं है, ठीक है। सल्फर, टेलेनियम एंड प्रोमीथियम नहीं है। सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम बिल्कुल है भैया, डी हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ही लल्लूलाल टाइप का। वैसे पीरियडिक टेबल के भी क्वेश्चन है, ये मान लो, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं उसमें भी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बोल रहा है दी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट होनी चाहिए, बट फ्लोरीन में लोचा है, साइज बहुत छोटा है, लोन पेयर बहुत पास है, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाता है, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हो जाती है कम। जीतता कौन है? Cl2 जीत जाता है। आई बात समझ में? इसको जरूर याद रखना। Cl2 के केस में ओवरलैपिंग भी अच्छी हो रही है, और क्योंकि लोन पेयर का उतना रिपल्शन नहीं है, तो F2 से ये थोड़ा सा बच जाता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लो भाई, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली देख के ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। क्लोरीन कैन इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड द प्रोडक्ट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड। सही बात है। क्लोरीन के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, Cl2O की बात करूं, ClO की बात करूं, ClO2 की बात करूं, Cl2O3 की बात करूं, या Cl2O5 की बात करूं, या Cl2O7, कोई सा भी ले लो, ऑक्सीजन के साथ तो बहुत अच्छे से कंबाइन करता है ये डेफिनेटली। और ये जो लोअर ऑक्साइड्स हैं ये उतने स्टेबल भी नहीं है, इनकी एक्सप्लोड करने की टेंडेंसी अच्छी खासी है। अगर आप देखोगे पानी वानी के अंदर चले जाएंगे या एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये एक्सप्लोड कर जाएंगे डेफिनेटली। ये बात तो समझ में आती है हमें, ठीक है, ठीक है भैया। और बोल रहा है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस। सही बात है। केमिकल रिएक्टिविटी हम बोलते हैं कौन फास्ट रिएक्टिंग है, कौन स्लो रिएक्टिंग है, कि ऑक्सीजन के साथ वो क्या बिहेवियर दिखा रहा है। जो हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, तो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, इनको हम बोलते हैं कि नेटिव स्टेट में ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लो रिएक्टिविटी के हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। देख लो बालकों, आसान सा ही क्वेश्चन है ये तो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर की। क्या बोल रहा है? द करेक्ट ग्रुप ऑफ हैलाइड आयंस व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइज्ड बाय, वैसे डेटा चाहिए होगा यहां पे, बट अदरवाइज याद रख लेना, I नेगेटिव से I2 का जो E0OP है, बस वही फीजिबल है बेटा। वैसे अगर डेटा हमारे पास होता ना तो मैं बता भी देता। एक्चुअली में होता क्या है कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, या फिर आपके पास F नेगेटिव तो छोड़ ही दो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो होता क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा,
तो O2 जो है वो O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जनरली। एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये कन्वर्ट होता है तो इसका भी कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलके एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ आयोडाइड, क्योंकि Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव में ये डेटा जो है ये फेवरेबल नहीं होता है। और दूसरी ये भी बात है कि इनके आयन जो है वो थोड़े से ज्यादा स्टेबल हैं, तो डेफिनेटली आई नेगेटिव हम जानते भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको तो आप जानते भी हो, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉम्बिनेशन है बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का एज वेल एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, दोनों मिलकर रिएक्शन करा देते हैं। इसका मतलब आंसर इसके केस में केवल और केवल बट आई नेगेटिव आएगा। ठीक है, डन है बालकों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको और स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ सीएल। देखो सीएल की अगर बात करें, जितना डेटा मुझे याद है ये -349 होता है किलो जूल पर मोल, और एफ के लिए बात करें -333 होता है, तो साफ बता रहा है ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप इन द प्रेडिक्टेबल, टॉप से बॉटम जब आते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, ये सही बात है। ठीक है, The electronegativity of an atom depends upon the atoms bonded to it, क्योंकि बॉन्डिंग की सिचुएशन वाली प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी जो केवल और केवल कोवेलेंटली बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर आती है, तो ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। और बोल रहा है Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो Al2O3 तो कंफर्म है, NO जो है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। न्यूट्रल में 3 एग्जांपल बहुत कॉमन है, N2O, NO और CO। ठीक है, तो मैं बोलूंगा A एंड D आर इनकरेक्ट, A एंड D मतलब ऑप्शन नंबर B। देख लो भाई बालकों, जल्दी से देख लो। डन है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, Cl2O7 अरे एसिडिक है भैया, क्लोरिक एसिड बनाता है। Na2O बेसिक है भैया, बेसिक। Al2O3 हमने अभी पढ़ा था एम्फोटेरिक है, और N2O न्यूट्रल है। A का 4, A का 4, A का 4, तो C भी गया, D भी गया। अब B का सेकंड, B का सेकंड, B का सेकंड, ऑप्शन नंबर B। C का फर्स्ट एंड D का थर्ड, बिल्कुल ऑप्शन हमको मिल चुके हैं। आसान है, आसान है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं जनरली, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। एम्फोटेरिक की कैटेगरी अलग आती है। न्यूट्रल में मैंने आपको 3 एग्जांपल बता ही दिए हैं, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि फ्लोरीन फॉर्म्स 1 ऑक्सो एसिड। बिल्कुल सही बात है भैया, कि फ्लोरीन जो है एक ही ऑक्सो एसिड आपका बनाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज अमंगस्ट ऑल हैलोजेंस एंड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो साइज तो सबसे छोटा है डेफिनेटली, तो ज्यादा ऑक्सो एसिड तो नहीं बना पाएगा वो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेट में जा नहीं सकता है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ये मोर और लेस सही एक्सप्लेनेशन है। एक दो पॉइंट और ऐड कर देते तो मजा आ जाता है कि नहीं, तो स्वाद अनुसार एकदम काम चल जाता। बट ठीक है, फिर भी ये स्टेटमेंट अगर देखूंगा मैं कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहली बात तो, और सबसे स्मॉलेस्ट है साइज में, तो स्मॉलेस्ट है तो ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब पॉजिटिव की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता है, इसलिए वो केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। बिल्कुल सही है, मतलब मैं मान सकता हूं कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल है। बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। X2O की स्टेबिलिटी, एक तरफ है मेरे पास Cl2O, एक तरफ है मेरे पास Br2O, और एक तरफ है मेरे पास I2O। इनकी स्टेबिलिटी पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन सही डाला है भाई, मजेदार क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा
अच्छा, कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो लोचा है जो हमको ध्यान रखना है, जो हमको ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं, देखो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है ना नॉक्साइड की, तो ये हो गया Cl, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया Cl। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब स्लाइट बैक डोनेशन काम चल जाएगा इसमें। उतना ज्यादा नहीं होगा बट हाँ स्लाइट बैक डोनेशन दिख सकता है। सही है कि नहीं? I2O में अगर मैं देखूंगा, I2O में अगर मैं देखूंगा, I2O एक्चुअली में टेक्निकली देखा जाए इन तीनों ऑक्साइड में ना सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि टॉप से बॉटम जनरली स्टेबिलिटी कम होती है, बट यहाँ पे I2O के केस में लफड़ा पड़ जाता है एक एक्चुअली में। ठीक है, क्या पड़ता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, I पॉजिटिव जो है ये लार्ज साइज का है, एंड O2 नेगेटिव जो है ये स्मॉल साइज का है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में देखोगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं आई के केस में मान के चलो ये होती है 2.5, ठीक है, ब्रोमीन में हो जाती है 2.8, क्लोरीन में होती है 3 और इसकी होती है 3.5। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे है। अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो I2O की तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब Br2 और Cl2 की बात करूं, क्योंकि इनकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है, बट Cl2O में अच्छा क्या है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स लगभग सेम साइज के हैं। ब्रोमीन में साइज बहुत डिफरेंस हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ स्लाइड बैक डोनेशन से स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से I आना चाहिए, फिर Cl आना चाहिए और सबसे कम आना चाहिए Br। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए बेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट जो है वो यही कहता है कि वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई बात करते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी फॉर हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में हम जानते हैं कि टेक्निकली एक्सपेक्टेड था कि F2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर Cl2 की होगी, फिर Br2 की होगी, फिर I2 की होगी, बट F2 यहाँ पे नाक कटा लेता है अपनी। क्यों बेटा? F का साइज बहुत छोटा है, लोन पेयर बहुत पास आ जाते हैं, वहां पे रिपल्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअल में आपको दिखता है Cl2, फिर Br2, फिर आपको दिखता है F2 एंड फिर आपको दिखता है I2। एक्चुअल ट्रेंड ये देखने को मिलता है। तो Cl2, Br2, F2 एंड I2, देखो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए विल बी दी फाइनल आंसर। क्लियर? चलो जी, बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, F2 is stronger oxidizing agent than Cl2 in the aqueous solution। ये तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F2 सबसे टॉप पर है। क्यों? इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो इसका स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ऑन हाइड्रोलिसिस ClF फॉर्म्स, अब आप देखोगे ClF को तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, और अगर आप देखोगे H2O को तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके तो बन गए ClOH और ये बन गए HF। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, Cl2 is more reactive than ClF and F2 is more reactive than ClF। देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए हम बोलते हैं F2, फिर उसके बाद ClF और फिर उसके बाद Cl2। ठीक है, ये हम बोलते हैं। ठीक है, नहीं ये हम क्यों बोलते हैं, रुको रुको जरा, अगर मैं बात करूंगा रिएक्टिविटी के टर्म में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो होनी चाहिए F2 की, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ ही देता है वो इजीली। इसके बाद नंबर आना चाहिए ClF का, क्योंकि इंटर हैलोजन है, डेफिनेटली रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और Cl2 की आनी चाहिए उससे कम, Cl2 की डेफिनेटली ClF से तो कम आएगी। ठीक है, हाँ ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा ClF का, F नेगेटिव लेके फरार हो जाएगा, तभी तो हाइड्रोलिसिस भी दिखाता है इजीली। ठीक है, जबकि Cl2 में आपको देखने को नहीं मिलता है वो। क्लियर है? तो Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF, इट डजंट मेक एनी सेंस, जबकि F2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF, ये बिल्कुल सही बात है।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकरेक्ट ही पूछा है ना उसने, हाँ इनकरेक्ट पूछ रखा है। ठीक है, चलिए 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड विद एटॉमिक नंबर रेस्पेक्टिवली 33, 53 एंड 83। तो x मतलब 33, y मतलब 53 एंड z मतलब 83। 33 बोले तो 36 क्रिप्टन, क्रिप्टन से पहले आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से पहले आता है सेलेनियम, सेलेनियम से पहले नहीं, सेलेनियम ही तो आता है, सेलेनियम से पहले आर्सेनिक, आर्सेनिक हाँ, इसका मतलब ये तो हो गया आर्सेनिक। ठीक है, अब 86 से 3 और पीछे आओ, एस, ये हो गया बिस्मथ। ठीक है, इसका मतलब 83 और 53, 53, 53 मतलब 56, 36, 54, 54 हाँ 54, 53 मतलब ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब आर्सेनिक तो हो गया मेटेलॉइड, आयोडीन हो गया नॉन मेटल और ये हो गया मेटल। एक्स मेटलॉइड है, वाई नॉन मेटल है, जेड मेटल है, ऑप्शन नंबर बी है। डन है बालकों, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। एफ सी एल बी आर और आई की पूछी है, इसकी मैंने बताई थी -333, इसकी बताई थी -349, कहीं दिख रहा है 333, 349, 325 एंड 296 दिख गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। डन है बालकों, देख लो देख लो। चलो भाई आगे बात करते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की। HF has the highest boiling point among hydrogen halides because it has strong hydrogen bonding। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सीधे सीधे आंसर चटका दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया, 23 पे आ जाते हैं। 23 बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4 नेगेटिव। ICl5 मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड और बचे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ये हो जाएगा sp3d2, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल मेरे ख्याल से। यस, 1 लोन पेयर है ना इसके पास, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल। और ICl4 नेगेटिव, आयोडीन के पास 7 थे, एक आ गया 8, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ऐसे निकालते हैं ना स्टेरिक नंबर, आपको पता होगा कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर है। तो आई के पास नेगेटिव बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 उसने सिग्मा में यूज कर लिए, तो 2 लोन पेयर बचे। तो ये भी क्या हो गया sp3d2। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो देखो एक तरफ स्क्वायर प्लेनर है, एक तरफ पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल। ऑप्शन नंबर सी डन है बालकों। अब बात करते हैं 24 की। क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर 2 ऑक्साइड्स। अच्छा, गिवन बिलो आर दी ऑक्साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो भैया Na2O साफ साफ पता है बेसिक ही होगा क्योंकि एल्कली मेटल का है। मैंने तुमको बताया था N2O और NO के बारे में, ये दोनों न्यूट्रल में आते हैं। Cl2O7 टिपिकल एसिडिक है, तो बचा कौन सा? AS2O3, यही एम्फोटेरिक है। इसका मतलब क्या है? एम्फोटेरिक केवल एक ही ऑक्साइड आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी डन है बालकों। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बेटा। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो IF7 में 7 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे, 7 के साथ यूज हो गए बेटा, ये तो 0 में चला गया, तो ए का फोर्थ, तो ये दोनों तो उड़ा दो बेटा, कट गए। ICl4 नेगेटिव हमने अभी किया था, देखो ICl4 नेगेटिव हमने अभी किया था 2 लोन पेयर आए थे, लगा दो बालकों। ICl4 में 2 लोन पेयर, तो बी का थर्ड, ओहो बड़ा एकदम जद्दोजहद वाली बात चल रही है। XeF6 6 सिग्मा बॉन्ड, जिनोन के पास 8 होते हैं, बचे 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर, तो इसके पास आएगा 1 लोन पेयर।
सी का सेकंड, सी का सेकंड, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। और XeF2 में तुमको पता ही है 3 होते हैं, 3 होते हैं, तभी ये लीनियर होता है आपका। क्लियर है? बी ऑप्शन। आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि नाइट्रोजन का एक ही स्टेबल हैलाइड है विच इज NF3, क्योंकि बाकी सारे तो हाईली अनस्टेबल हैं और एक्सप्लोड कर जाते हैं। अकेला स्टेबल हैलाइड कौन सा है? केवल NF3। मैंने बोला था ना, फ्लोराइड जितने भी हैं उनकी पता नहीं अलग से ही टेंडेंसी है, क्योंकि बॉन्ड अच्छा बनाते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, स्टेबल होते ही होते हैं, और अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाने की टेंडेंसी भी रखते हैं। वो तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, इसको भी पहुंचा देते। तो कुल मिला के NF3 ओनली एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 26 हो गया। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर, कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में आती ही नहीं है? देखो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इसमें समझ सा ही नहीं आ रहा है, इसमें मैं क्या ही बताऊं, बोलो बालकों। अरे इसमें तो बता दो, हीलियम आपको दिख जाती है बहुत कम अमाउंट में, पर दिख जाएगी, नियॉन भी दिख जाएगी, क्रिप्टन भी दिख जाएगी। रेडॉन जो है, क्योंकि ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है, ये आपको देखने को नहीं मिलती है, तो इसका तो सरासर आंसर बट ऑप्शन नंबर बी है। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रेडॉन नहीं मिलता है। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला हुआ है अमंग द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स व्हिच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा देखो, S2 फॉर्म तो जस्ट लाइक O2 हो गई, और आप जानते हो MOT बताती है कि O2 पैरा मैग्नेटिक है, सही बात है, तो S2 भी उसके अकॉर्डिंग पैरा मैग्नेटिक होगा। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ये भी आपका पैरा मैग्नेटिक होगा, ये बात तो समझ में आती है। अब अगर मैं अल्फा और बीटा फॉर्म की बात करूं, एज फार एज आई रिमेंबर, अल्फा और बीटा सल्फर बोले तो आई गेस रोम्बिक और मोनोक्लिनिक वाले सल्फर, ठीक है, और लेटिस में फॉर्म होते हैं बेटा, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो बॉन्ड सारे भरे हुए हैं, सब कुछ भरा हुआ है, इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड नहीं है तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म तो देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर बेटा एक होना चाहिए केवल। ठीक है, इसका आंसर एक होना चाहिए। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बता देना एक बार। ठीक है, 29 सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। तो ब्रोमिक एसिड की बात करें, ये हो जाएगा HBrO3, एंड पर ब्रोमिक एसिड HBrO4, यहाँ पे होगी +5, यहाँ पे होगी +7, तो 7 + 5 12 आ गया, दिस विल बी 12। ठीक है, डन है, आसान सा ही क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं 30th नंबर की, यही है ना? हाँ 30th नंबर की। बोल रहा है द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल लोन पेयर ऑफ ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ xenon इज। एक एक करके देख लेते हैं। XeF5 पॉजिटिव, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, बचे 3 इलेक्ट्रॉन xenon के ऊपर, एक पॉजिटिव, 2 रह गए, तो एक लोन पेयर आ गया डेफिनेटली। XeO3, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 पाई बॉन्ड बन गए, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक लोन पेयर इस पे भी आ गया डेफिनेटली। XeO2F2, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे बनेंगे, और ऑक्सीजन के साथ 2 पाई बॉन्ड भी बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब फिर से एक लोन पेयर। अरे भाई सब लाइन से आते जा रहे हैं, तो XeO2F2, XeF5 नेगेटिव, तो 5 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, जिनोन के पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 रह गए, एक नेगेटिव, 4, मतलब 2 लोन पेयर। ये नहीं है। XeO3F2, XeO3F2, तीनों तो 5, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 3 पाई बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के साथ, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब नो लोन पेयर। ये भी नहीं है। XeOF4, 4 और 1 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक डबल बॉन्ड बन गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर। ये भी बनाएगा
ठीक है, और XeF4 की बात कर लो, 4 सिग्मा बन गए, 2 लोन पेयर हो गए। ये नहीं बनाने वाला है। कितने हो गए? 1 2 3 और 4। आंसर इज 4। देख लो भाई बालकों, ठीक है, क्लियर है? चलिए डन है फिर। आशा करता हूं ये सेशन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी एडिशनल चीज की रिक्वायरमेंट है मुझसे, मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगा। और ऐसे ही देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्योंकि जेई का एग्जाम बस आने ही वाला है। यही मेहनत आपकी काम आएगी। और मैं आशा करता हूँ सबका एग्जाम अच्छा जाए। जो भी बच्चे इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।